अब मुद्दा आता है कि व्हाट इज टेररिज्म। अब टेररिज्म क्या है ये तो बता दो। सबसे पहले हमने बात की थी एक्सट्रीमिज्म। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड वन फॉर्म इज टेररिज्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज टेररिज्म। ये लिंकेज समझ आ रहा है, ये फ्लो समझ आ रहा है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब टेररिज्म क्या है? टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं थी, एक आज भी डेफिनेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, बट फिर भी इसको डिफाइन करने की बार बार कोशिश की गई है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर टेररिज्म को समझा जाए तो टेररिज्म क्या है, पहले इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अभी पहलगाम अटैक हुआ है, क्या इस पिक्चर में आपको फियर दिख रहा है? जिसको फियर दिख रहा है, डर दिख रहा है, ठीक है, मायूसी दिख रही है, सफरिंग दिख रही है, वो एक बार थम्स अप करो। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें अगर आपको फियर दिख रहा है, डर दिख रहा है, सफरिंग दिख रही है, ठीक है, एक डर दिख रहा है, तो आप मुझे थम्स अप में करो कि हाँ भाई मुझे दिख रहा है। अगर ये पिक्चर समझ आ गई तो आपको बहुत जल्दी 2 मिनट में टेररिज्म की डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब समझो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में टेररिज्म इज डिफाइंड एज अ डेलिबरेट यूज ऑफ फोर्स। हमने पहले ही कहा था। अब देखो, तुम्हें एक्सट्रीमिज्म वाली ही आइडियोलॉजी को दिमाग में रखना है कि एक फोर्स का यूज होगा, वायलेंट मीन्स का यूज होगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म ही तो है टेररिज्म, तो सेम कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझो इस बात को जस्ट, कि डेलिबरेट यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट्स ऑफ फोर्स ओफन अगेंस्ट द सिविलियंस इन ऑर्डर टू इंस्टिल फियर एंड अचीव सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स। तो इसमें भी अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो, यहां पे दो बातें हैं, एक तो यूज ऑफ फोर्स, और दूसरा कहीं ना कहीं वो क्यों कर रहा है, बिकॉज उसके पीछे एक आइडियोलॉजी काम कर रही है। ये बात समझ आ रही है? तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज बोथ आर द सेम। टेररिज्म इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म ओनली, यस और नो? बात समझ आ रही है कि वही है और कुछ नहीं है? सो ये तो है जनरल डेफिनेशन। हमें इस डेफिनेशन को याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, रिमेंबर नहीं करना, ये जस्ट टू यूज, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बात समझ आई? हमें प्रिपेयर करनी है इस डेफिनेशन को, इसको रिमेंबर करनी है। आप इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िए, और हम सब इसको रीड करते हैं और यहीं पे इसको रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हम इसको रीड करके और तैयार कर लेंगे, हमें बाद में इसको रटने की जरूरत नहीं है। बात हो रही है अभी 2023 के अंदर भारतीय न्याय संहिता, BNS, उसमें टेररिज्म को डिफाइन किया गया कि टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, टेररिज्म क्या है। हमें इसी डेफिनेशन को यूज करना है और हमें ये कोट करना है कि सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डिफाइन कैसे करता है। अब ध्यान से समझना। टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक एक्ट है, एक एक्शन है, एनी एक्ट। अब ठीक है, ये एक एक्ट है विद द इंटेंट, इंटेंट क्या है, टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन, मतलब कहीं ना कहीं फियर, बात वही है। थ्रेटन मतलब क्या, धमकी, डराना, फियर क्रिएट करना, वही बात है। इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन। अब क्या है, अब प्रियम्बल के दो वर्ड्स, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, फिर उसके अलावा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी भी क्या प्रियम्बल का वर्ड है, मुझे बताओ? सोवरेनिटी भी क्या प्रियम्बल का वर्ड है, फटाफट मुझे बताओ। यस, तो 3 वर्ड तो प्रियम्बल के हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, ठीक है। फिर उसके अलावा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज अभी जो रिसेंट डेफिनेशन आई है 2012 के बाद, 2012 में अमेंडमेंट हुआ था आपके यूएपीए एक्ट के अंदर, यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज का प्रिवेंशन एक्ट जो है, 2012 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें। ये एक्ट तो 1960s का है। उसमें भी टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक टेररिज्म को भी इंक्लूड किया गया। तो हमेशा याद रखना 3 वर्ड्स प्रियम्बल के, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, उसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर उसको कोई डराए, उसको थ्रेटन करे, उसको उसमें कोई अगर हमारे बाधा डाले, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्ट टेररिस्ट एक्ट होगा। अब वो चाहे इंडिया पे हो, ठीक है, हमारे कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल पे हो, या फिर कोई भी इंडिया के अंदर लोकेशन उसकी इंडिया हो, या फिर फॉरेन कंट्री हो, कहीं भी हो,
डजंट मैटर, बट मेन फोकस हमें याद क्या रखना है कि सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता 2023 टेररिस्ट या टेररिज्म को एक एक्ट मानती है। उस एक्ट में क्या है, एक इंटेंट है, एक इंटेंशन है किस चीज का, एक थ्रेटन करने का। और थ्रेटन करके क्या करना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाना चाह रहा है हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर। मुझे बताओ किस किस को ये डेफिनेशन यहीं पे प्रिपेयर हो गई, फटाफट एक बार थम्स अप कर दो। रटने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं जरूरत है, यहीं पे खत्म। ठीक है, सो दिस इज द टेररिज्म, ये हमें प्रिपेयर करनी है और टेररिज्म के क्वेश्चन में इसी डेफिनेशन को यूज करना है। अब सवाल उठता है कि भैया ये जगह क्यों छोड़ी आपने, ये जगह हमें थोड़ी सी खल रही है, पीपीटी आप इतनी सुंदर डिजाइन कर रहे हो बट आपने यहाँ पे साइड में एक जगह छोड़ी है। ये सवाल किस किस के दिमाग में आया, यार सही से डिजाइन नहीं किया, क्यों ना इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा भरा भरा कर देते हैं, ये जगह क्यों छोड़ी है भाई, ये सवाल आ रहा होगा, इसके पीछे भी कारण है। अब समझो नेक्स्ट जो मैं बात सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, ये है टेररिज्म, दिख रहा है ये गोला है टेररिज्म का। अब थोड़ा सी सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये गोला है इंसर्जेंसी का, बात समझ आ रही है, ठीक है, ये गोला है एक काइंड ऑफ, आप इंसर्जेंसी एक्सट्रीमिज्म, जो लेफ्ट राइट जो बोलते हो आप, लेफ्ट एंड राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म आप पढ़ रहे हो वो, या फिर यहां पे अगर मैं इंसर्जेंसी की बात करूं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, जम्मू कश्मीर की हो, कुछ भी हो, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला राउंड है ये है टेररिज्म। ये बात समझ आई, एक्सट्रीमिज्म की डिफरेंट फॉर्म्स है, उसी में सबसे बड़ी फॉर्म है टेररिज्म। और टेररिज्म के अंदर ही अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से समझना, टेररिज्म बहुत बड़ा है। सभी इंसर्जेंसीज, चाहे वो जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, चाहे लेफ्ट इंसर्जेंसी हो, लेफ्ट की एक्सट्रीमिज्म हो, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ टेररिज्म ओनली। यस और नो, इतना सी सेट तो समझ आ गया, ये सब टेररिज्म है। बट टेररिज्म तो इससे भी बड़ा है, बात समझ आ रही है। अब सवाल उठता है ये स्पेस में क्या है, ये खाली जगह में क्या है, ये जितनी भी फॉर्म्स अदर है ना, ये सब टेररिज्म ही है। चाहे जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, लेफ्ट की इंसर्जेंसी हो, लेफ्ट का एक्सट्रीमिज्म हो, राइट का एक्सट्रीमिज्म हो, दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म ओनली। सो टेररिज्म के क्वेश्चन के अंदर आप इधर से सब जगह से आंसर ला सकते हो, ये बात किस किस को समझ आई। और लोग क्या करते हैं गलती, टेररिज्म को अलग से तैयार करेंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को अलग से तैयार करेंगे, ठीक है, फिर टेररिज्म के कॉजेज को अलग तरीके से तैयार करेंगे। अरे भाई ये इनके कॉजेज, अगर लेफ्ट के कॉजेज पता है, राइट विंग के कॉजेज पता है, इंसर्जेंसी चाहे नॉर्थ ईस्ट है उसको अगर उसके कॉजेज पता है, उसका इंपैक्ट पता है, तो वो सब भी टेररिज्म के अंदर आ सकता है ना। ये बात किस किस को समझ आई, ये कॉन्सेप्ट यहां पे लोग नहीं समझते। सब लोग टेररिज्म को एक अलग समझते हैं, टेररिज्म अलग है, एक्सट्रीमिज्म अलग है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अलग है, सब अलग है। नो, कुछ अलग नहीं है, सब एक है। अब सवाल उठता है भैया कि ये खाली स्पेस वाला टेररिज्म भी थोड़ा सा बता दो। टेररिज्म तो बता दिया आपने, लेफ्ट विंग भी बता दिया, इंसर्जेंसी बता दिया, अब ये जो बची हुई जगह है इधर कौन कौन से नए तरीके के टेररिज्म है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बात समझ आई, ये क्लियर है, इसको अभी हमें बात करना है, ये हमारा एक पेंडिंग टास्क है। यहां तक अब किसी को कोई डाउट है वो बताओ, और किस किस को जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक बात सब, एकदम फाइन, बैठ गई दिमाग में, रट गया। चल अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मार्क को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं आगे के स्लाइड्स के अंदर। अब कुछ टेररिज्म को क्लासिफाई करके देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, जस्ट एक लाइन में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे सिलेबस में एक पॉइंट है स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। बात समझ आ रही है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे कि स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या है और नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक मिनट में। बहुत सिंपल है, वर्ड से ही समझ आ रहा है। स्टेट एक्टर्स का मतलब, स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या है, स्टेट एक्टर्स का मतलब है कि स्टेट का इंक्लूजन है, स्टेट का जो है बैकिंग है टू
इंड्यूस द टेररिज्म, टू स्प्रेड द टेररिज्म। अगर डायरेक्ट स्टेट एक्टर या कोई स्टेट या कोई कंट्री अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है टेररिज्म में, तो उसे हम बोलेंगे स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म बाय द एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। बट कई बार कोई स्टेट का रोल नहीं होता, कोई कंट्री का रोल नहीं होता, कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, वो जो है टेररिज्म को फैला रहे होते हैं, स्प्रेड कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। बात समझ आई? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज इन टेररिज्म अगेंस्ट इट्स ओन पीपल और अनदर कंट्री, उसे हम स्टेट एक्टर्स कहेंगे, टेररिज्म बाय द स्टेट एक्टर्स। चाहे वो कश्मीर का टेररिज्म हो जिसमें पाकिस्तान का रोल है कि वो स्टेट है, साथ साथ में हिंटरलैंड टेररिज्म की अगर हम बात करें तो इंडियन मुजाहिदीन या सिमी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है आईएसआई का। आईएसआई क्या है? ये इंटेलिजेंस है पाकिस्तान का। बात समझ आ रही है? जैसे इंडिया का रॉ है, वैसे आईएसआई जो है वो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बैक करता है इंडिया के अंदर टेररिज्म को फैलाने के लिए, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो चाहे वो सिमी हो। हम सिमी और मुजाहिदीन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये तो स्टेट है, तो ये सपोर्ट क्या करते हैं? फाइनेंशियल, टेक्निकल आर्म्स, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल बैकिंग, ये सब प्रोवाइड करते हैं, और इसे हम बोलते हैं टेररिज्म बाय द एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। वहीं पे कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा। तो सिंगल आदमी भी एक टेररिस्ट हो सकता है, उसका अपना एक आइडियोलॉजी हो सकती है, एक सिंगल इंसान भी टेररिस्ट हो सकता है। बात समझ आ रही है? और एक ग्रुप हो सकता है नॉट ऑफिशियली एसोसिएटेड विद एनी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो नक्सलाइट हो। अब नक्सलाइट में कोई स्टेट का रोल नहीं है। जो अब देखो हमने नक्सलाइट, अब नक्सलाइट को समझने की बात है, आगे करेंगे ये, जब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समझेंगे, उसमें नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डिफरेंस बताऊंगा वहां पे। बट नक्सलाइट्स हो गए, चाहे फिर लिट्टे हो गए, लिट्टे आप इधर श्रीलंका में आपने देखा होगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, ठीक है, लिट्टे। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो, ठीक है, ये सब सब है नॉन स्टेट एक्टर्स। क्लियर? बात समझ आई? सो इनका मेन होता है एम टू डिस्टेबलाइज थ्रू टेरर, पैनिक एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। ये तीन ही वर्ड याद रखो, डर फैलाना है, टेरर, पैनिक क्रिएट करना है, पैनिक, ठीक है, और इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन। आज की डेट में ये सबसे ज्यादा चल रहा है, इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, डिसरप्शन सबसे ज्यादा, कि किसी का यूपीआई जो है इंटरफेस को जो है वो कैप्चर करना है, चाहे वो स्पेशल ऑप्स में जैसे दिखाया हो, ठीक है, यूपीआई इंटरफेस, पूरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, ठीक है। टेररिज्म आज की डेट में इस तरीके से बढ़ रहा है। सो इसीलिए इस डेफिनेशन को हमें ब्रॉड करने की जरूरत थी, कि हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी वर्ड यूज किया है हमारे बीएनएस एक्ट के अंदर। की बात समझ आई? इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज इस टाइप के भी आजकल टेररिज्म जो है वो फैल रहा है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, कुछ भी हो, इन सब से कहीं ना कहीं टेररिज्म को फैलाने की टेरर फंडिंग जो है वो हो रही है। हम आगे इसको इस पे एलोबरेट डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यहाँ पे सिंपल है, दो ही वर्ड है, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। इसके एग्जांपल्स बस दिमाग में रखने, दो तीन एग्जांपल इसके, दो तीन एग्जांपल इसके, आंसर लिखने में काम आए। फाइन विद दिस? कोई डाउट? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में टेररिज्म का कैटेगराइजेशन करके देखते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है वैसे तो, बट एक बार फिर कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। एक है इंडिया के अंदर का टेररिज्म, हिंटरलैंड टेररिज्म जिसको बोलते हैं। जो टेररिज्म, जैसे अभी देखो पहलगाम अटैक है, तो क्या वो एक हिंटरलैंड टेररिज्म है? क्या वो एक हिंटरलैंड एक टेररिज्म का एग्जांपल था जो पहलगाम में अटैक हुआ? यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। बात समझ आ रही है? ये मिक्स है, मैं आपको सही बताऊं तो ये ओवरलैप है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं, सही बताऊं तो ये हिंटरलैंड टेररिज्म नहीं है। कोई इंडिया में टेररिस्ट जो है वो पनपे नहीं है, ये पाकिस्तान से बैक्ड है, पाकिस्तान ने ही वो टेररिस्ट भेजे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं वो। दीज आर नॉट हिंटरलैंड टेररिज्म इन सच, बट वो एक ग्रुप था जो जम्मू कश्मीर में था, जो प्रॉपर इंडिया में ही था, इंडिया में ही ऑपरेट कर रहा था। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। सो तो चाहे उसमें लश्कर ए ताइबा और ये सब जो है, उसका ही वो एक ग्रुप था,
कह सकते हैं, वो उसी का एक जो है जस्ट एक रुता, तो उसको कह सकते हैं हिंटरलैंड भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो हिंटरलैंड नहीं भी है, दोनों तरीके से। बट कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर इंडिया में ही पनप रहे हैं, उसमें इंडियन टेररिस्ट ही है, इंडिया के लोग ही टेररिस्ट बन जाते हैं। बात समझ आ रही है? यस, जो टीआरएफ की बात करें, रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कहीं ना कहीं लश्कर ए तैयबा का ही जो है वो एक कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो एक पार्ट है, उसी का एक ग्रुप है जो इंडिया के अंदर से ही ऑपरेट किया और उन्होंने पहलगाम अटैक जो है वो प्रॉपर करवाया। बट मेरा कहने का मतलब है कि हिंटरलैंड टेररिज्म मींस कि इंडिया के लोगों को ही रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बना दिया गया, और वो इंडिया के अंदर ही टेररिज्म फैला रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे फैला रहे हैं। कुछ होते हैं टेररिस्ट जो बाहर से आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो वो हिंटरलैंड टेररिज्म का पार्ट नहीं होते। बात समझ आ रही है? तो हिंटरलैंड टेररिज्म को हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये भी एक कैटेगराइजेशन के अंदर फर्स्ट कैटेगराइजेशन है, हिंटरलैंड टेररिज्म। टेररिज्म स्प्रेड अक्रॉस इंडियाज हार्टलैंड विदाउट स्पेसिफिक रीजनल फोकस, ऑफन आईएसआई स्पॉन्सर्ड। इसमें कहीं ना कहीं स्टेट का कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, जैसे आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, बट कहीं ना कहीं ऑपरेट जो है वो इंडिया के अंदर से ही करता है और इंडिया के अंदर ही नुकसान करता है। ये होता है हिंटरलैंड टेररिज्म। इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो मिलिटेंसी है वो भी एक टेररिज्म देखा जा सकता है, इस पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर पूरी सेशन लूंगा जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के ऊपर। फिर है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये भी एक प्रॉपर सेशन होगा, ठीक है, मतलब 30 to 35 मिनट्स का इसका भी एक सेशन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंडिया के अंदर टेररिज्म है। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जब हम बात करेंगे, नक्सलिज्म की बात करेंगे, इस पे पूरी एक क्लास लगेगी, सेशन लगेगा, वो भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। बात समझ आ रही है? सो टेररिज्म जब भी आंसर लिखेंगे तो टेररिज्म का कोई एक सिंगल आंसर नहीं होगा, उसमें हमें डिफरेंट जो टॉपिक्स है उनको इंक्लूड करके आंसर को लिखना होगा। ये बात किस किस को समझ आई? यहां तक ये बात समझ आई? अब सवाल उठता है कि भैया वो वाला सवाल अभी भी रह गया, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो अभी भी रह गया, वो टेररिज्म के अदर 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 टाइप्स क्या थे वो थोड़े से बताओ। ये सवाल अभी भी रह गया ना, अभी तक मैंने तो वो क्लियर किया ही नहीं है, ठीक है, उस पर भी हम आते हैं, बात करते हैं। अब देखो, वो फिल इन द ब्लैंक को जो है थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं, फिल करने की कोशिश करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, बात समझ आ रही है? इसमें सभी फॉर्म्स है, कुछ फॉर्म्स है जो उस फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है, और कुछ फॉर्म्स है जो कि हमारे जो ये इंसर्जेंसी थी, ये जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, ये सब के अंदर भी ये कुछ फॉर्म्स है। तो दोनों का मिक्स, अब मैं पूरा टेररिज्म को एक साथ इस पीपीटी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर हो जाएगा, और वो जो बीच के जो राउंड थे, सर्कल्स थे, उनको भी एक बार फिर मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टिक बैठ जाए। फर्स्ट है एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, तो क्या हमने एक टेररिज्म पढ़ा था, एक इंसर्जेंसी पढ़ी थी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी? किस किसने पढ़ी थी? किस किसने नाम सुना नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी अभी तक? सो क्या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को एक अलग नाम से एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म नहीं बोल सकते? एक जस्ट एक सिनोनिम, एक अदर वर्ड। वहां भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है कि हमें अलग देश दे दो, नागालिम बना दो, नागालैंड बना दो। बात समझ आ रही है? हमें अलग कर दो। वो क्या है? हमारी एथनिसिटी अलग है, हम डिफरेंट है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, हमारी एथनिसिटी मिक्स नहीं हो सकती मेन स्ट्रीम के साथ, तो हमें अलग कर दो। एक नेशनलिस्ट फीलिंग है उनमें, अपनी एथनो की, अपनी एथनिक आइडेंटिटी की एक नेशनलिस्ट फीलिंग है, उसको बोलते हैं एथनो टेररिज्म, एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। सो एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म का बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। बात समझ आई? तो ये तो पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं है, चलो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से आएंगे। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का ही डिफरेंट फॉर्म, उसी को अलग लैंग्वेज में हम एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म भी बोल सकते हैं। ड्रिवन बाय द एथनिक एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशन सीकिंग टू क्रिएट इंडिपेंडेंट स्टेट्स और प्रमोट द इंस्टेट ऑफ द स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप थ्रू वायलेंस। वर्ड वायलेंस हमेशा याद रखना, बिकॉज दीज आर ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म ओनली,
एंड एक्सट्रीमिज्म में क्या है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए कुछ भी करेगा, काटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, सब करेगा, बट अपनी आइडियोलॉजी फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए वायलेंस इज द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द टेररिज्म। प्लीज पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। दो चीजें हमेशा, वायलेंस, दूसरा आइडियोलॉजी। बात समझ आई? क्लियर? फाइन विद दिस? नेक्स्ट है रिलीजियस टेररिज्म। एक बार रिपीट कर दो। है, रिपीट रिपीट। मैं कह रहा हूं कि कोई भी टेररिज्म है या कोई भी एक्सट्रीमिज्म है, उसमें दो बातें हमेशा याद रखना। एक तो वायलेंस उसका इंट्रिंसिक फीचर है, और दूसरा उसके पीछे कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी है। बस इतना दिमाग में रखना, ये दो वर्ड्स हमेशा याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तुम्हारा, भूलोगे नहीं, एकदम याद रहेगा तुम सबको। क्लियर? सेकंड है रिलीजियस टेररिज्म। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो हमने पढ़ा था, एक फॉर्म ऑफ वही रिलीजियस टेररिज्म है, कुछ नहीं है। मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, viewing violence as a sacred duty to achieve divine sanctioned goals। इसमें वायलेंस आ गया, जिहाद लेके आना है। बेस्ट एग्जांपल जिहाद। जिहाद वर्ड यूज किया गया है कुरान के अंदर, बट उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है, वो बहुत पॉजिटिव है, बट उसका गलत तरीके से यूज करके, उसको गलत इंटरप्रेट करके उसका यूज किया जा रहा है टू स्प्रेड द टेररिज्म। बात समझ आ रही है? जिहाद, जिहाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका। थर्ड है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो हमने डिस्कस कर लिया है। फोर्थ है आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक आइडियोलॉजी है, यस और नो? लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है, या फिर राइट एक आइडियोलॉजी है, ठीक है? ये है आइडियोलॉजिकल बेस्ड टेररिज्म। तो आप अगर डायरेक्ट ना लिखो, कई बार ऐसा होता है आंसर में आप लेफ्ट विंग नहीं लिखना चाहते, इंसर्जेंसी ये सब नहीं लिखना चाहते, आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म, ये एक फॉर्म है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका नक्सलिज्म। बात समझ आई? क्लियर? तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट वर्ड्स दे रहा हूं कि हर बार अब उसको मत समझो, आप इन्हीं को आर्ग्यूमेंट समझो। अब आओ थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं। ये चार चीजें हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, इसको समझो। बायो टेररिज्म। अब मुझे बताओ, बायो टेररिज्म कोई इंसर्जेंसी है क्या? बायो टेररिज्म कोई तुम्हारी एक्सट्रीमिज्म है क्या? नहीं। तो मैंने क्या कहा था, टेररिज्म बहुत ब्रॉड है, इंसर्जेंसी उसका एक पार्ट है, एक्सट्रीमिज्म उसका एक पार्ट है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, वापस लाइन को समझना, एक्सट्रीमिज्म एंड इंसर्जेंसीज आर द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। बात समझ आ रही है? ये एक टेररिज्म का फॉर्म है, बट टेररिज्म के अंदर हमेशा एक्सट्रीमिज्म और इंसर्जेंसी आएगी, ये जरूरी नहीं है। टेररिज्म कुछ और भी हो सकता है, जैसे बायो टेररिज्म, जैसे नार्को टेररिज्म, जैसे लोन वोल्फ टेररिज्म, जैसे साइबर टेररिज्म। अब वो फिल इन द ब्लैंक समझ आया? अब समझ आया? फ्लो बना, जुड़ी बात कि कहां से मैं क्या कह रहा हूं, कि अब आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टेररिज्म क्या है। एक रिलीजियस टेररिज्म भी हो सकता है, एक एथनो नेशनलिस्ट भी टेररिज्म हो सकता है, एक बायो टेररिज्म भी हो सकता है कि आप वैक्सीन, आप जो है एनिमल्स का, वायरसेस का, टॉक्सिन का यूज करके टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी को फैलाएं। चाहे आप ड्रग्स का यूज करके ड्रग माफिया, नार्को टेररिज्म फैलाएं, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स पहुंचा के आप टेररिस्ट एक्टिविटी को पहुंचाए, या फिर लोन वोल्फ। लोन वोल्फ मतलब एक अकेला आदमी। हमने एक डेफिनेशन में देखा था, एक इंडिविजुअल भी टेररिस्ट हो सकता है, टेररिज्म फैला सकता है, ये बात की थी। उसका बेस्ट एग्जांपल है लोन वॉल्फ टेररिज्म। लोन वॉल्फ टेररिज्म क्या होता है, एक कमिटेड, एक इंडिविजुअल जो है वो ऑपरेटिंग करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट कमांड फ्रॉम अ ग्रुप, बट ऑफन इंस्पायर्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्फ्लुएंस जरूर होता है, बट उसका कोई ग्रुप नहीं होता, वो एक सिंगल होता है, और सिंगल एक आदमी जो है वो डर फैलाने के राह पे निकल पड़ता है, उसको बोलते हैं लोन वॉल्फ टेररिज्म। फाइन विद दिस? नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म तो बहुत क्लियर हो गया, एक्सट्रीमिज्म समझ आ गया। अब मैं एक बार फिर 2 मिनट में समराइज करता हूं पूरे जितने मैंने बात की है। सबसे पहले एक्सट्रीमिज्म।
साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहो। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म में क्या है? एक आइडियोलॉजी है, वायलेंस है, बात समझ आ रही है? उस एक्सट्रीमिज्म की बहुत सारी फॉर्म्स है, उस फॉर्म्स के अंदर एक फॉर्म है टेररिज्म, और उसी फॉर्म के अंदर अदर फॉर्म्स भी आ सकती है, बात समझ आ रही है? बट टेररिज्म में सिर्फ वही फॉर्म्स नहीं है, कुछ अदर फॉर्म्स भी हो सकती है। अब ये एक लाइन में सारा जो है वो समरी है जितनी बात मैंने अभी कही है। फाइन विद दिस? यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट या क्लियर है एकदम? बैठ गया दिमाग में? अब बताओ मुझे, किसी को रटने की जरूरत है? इंटरनल सिक्योरिटी को रटोगे? कुछ है यहां तक अभी तक रटने की बात? ठीक है, आगे भी नहीं रटना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। अब हमने बहुत सारे टेररिज्म देखे कि इंडिया में बहुत सारे टेररिज्म है, जैसे यहाँ पे इस कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है, इसमें एक हिंटरलैंड टेररिज्म देखा था, जम्मू कश्मीर देखा था, लेफ्ट विंग देखा था, नॉर्थ ईस्ट देखा था। मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट को मैं एक सेशन में देखूंगा, लेफ्ट विंग को एक सेशन में देखूंगा, हिंटरलैंड टेररिज्म बच गया। इसको आज ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है वो आगे के जो सेशंस होंगे उनमें वो टेररिज्म डिस्कस होंगे। ये बात समझ आई? ये क्लियर है? तो हिंटरलैंड टेररिज्म को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां। फाइन विद दिस? ठीक है, अब सुनो, यहां पे बात बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आंसर में एक दो वर्ड लिखने यहां से, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको ये पता होना चाहिए, जस्ट टू मेक यू अवेयर, जस्ट फॉर अवेयरनेस। हिंटरलैंड टेररिज्म शुरू कब हुआ? हमने कल की डिस्कशन में टेररिज्म की बात की थी कि 1980s से टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो शुरू हुई इंडिया में, ये हमने बात की थी कल, याद है? नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 1960s के अंदर, बट खालिस्तान वाला 1980s, जम्मू कश्मीर वाला 1990s, 2010 के बाद, वन के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज। याद आ रही है कल की क्लास? सेम उसी क्लास को वापस यहां पे मैं बता रहा हूं कि 1980s में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है? सीड्स ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट वर सोन इन दी पंजाब। आज का जो टेररिज्म आपको दिख रहा है ना, उसके बीज जो बोए गए वो खालिस्तान मूवमेंट में पंजाब के अंदर से शुरुआत हुई है, क्रिएटिंग अ डेडली टेररिस्ट मूवमेंट टू एस्टैब्लिश अ बफर स्टेट बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। एक बफर स्टेट की मांग थी, खालिस्तान, हमारा एक अलग स्थान होना चाहिए, पाकिस्तान, खालिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? एक बफर स्टेट की मांग थी, खालिस्तान, इधर पाकिस्तान होगा, बीच में खालिस्तान होगा, इधर हिंदुस्तान होगा। 1980s में था, ठीक है? बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो ग्रो हुआ, बहुत ज्यादा, उसके कारण इंडिया ने, गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा टैकल करने की कोशिश की, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, जो भी है, आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ा भी होगा, ठीक है? वो सब कहानी अलग है, बट ठीक है, इतना दिमाग में रखो कि खालिस्तान मूवमेंट वहां से शुरू हुआ। इस पे हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे खालिस्तान मूवमेंट में कि आज इसका करंट स्टेटस क्या है, ठीक है? तो इसको मैं कल के सेशन में जो है वो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, बट अभी इतना याद रखो कि खालिस्तान मूवमेंट से शुरुआत हुई और आज वापस ये रिवाइवल हो रहा है इसका, इस खालिस्तान मूवमेंट का रिवाइवल हो रहा है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कल करेंगे, बट अभी इतना समझो खालिस्तान मूवमेंट से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद कश्मीर टारगेट, ये कश्मीर मुद्दा बन गया। पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेड एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स इन द कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये एक आइडियोलॉजी थी। मैंने हमेशा क्या कहा? हमेशा एक आइडियोलॉजी पीछे होगी, तो आइडियोलॉजी क्या है? आजाद कश्मीर। इस आजाद कश्मीर के लिए यहां पे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ताइबा जैसे जो ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लग गए। तो इंडिया में 1980s के बाद कश्मीर भी जो है, यहां भी टेररिज्म जो है वो शुरू हो गया। फिर 1990s के अंदर सिमी बना। सिमी एक स्टूडेंट का ग्रुप था, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक, ऐसा करके कुछ ग्रुप था इस्लामिक, और इंडिया के अंदर ही था सिमी। हालांकि आज ये बैन है, बात समझ आ रही है? ये बैंड है, ठीक है? अगर आप कहो तो मैं इसका 2 मिनट वो फुल फॉर्म में बता देता हूँ, सिमी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? इंडियन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। आज की डेट में ये बैन है और ये हिंटरलैंड का एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर ही पनपा था ये सिमी। बाद में ये सिमी जो है ना, यही इंडियन मुजाहिदीन बन गया। अभी हम आगे जो ये इंडियन मुजाहिदीन को डिस्कस करेंगे ना,
उसके बाद ये सिमी बना था लगभग अयोध्या वाला जो कांड हुआ था, याद है 1992 में, अयोध्या अयोध्या मंदिर बनाएंगे, ठीक है। उसके कारण जो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा था, वो काफी ज्यादा जो कम्युनल वायलेंस जो है वो शुरू हो गई। और उस मुद्दे से जो है सिमी का राइज हुआ कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है, ये जो कंट्री है ये मेजोरिटी की है, हिंदू की है, ये माइनॉरिटी नहीं है। इस तरीके का जो है वो इंडॉक्ट्रिनेशन शुरू हो गया, जिससे ये स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं है इंडिया में। बात समझ आ रही है? माइनॉरिटी का नहीं है, माइनॉरिटी के ऊपर पर्सिक्यूशन हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ बुरा हो रहा है। इस तरीके की जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने लग गए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू हो गए, बनने लग गए। बात समझ आई? इसके पीछे दो तीन कारण भी है, मैं इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं कि हिंटरलैंड टेररिज्म इंडिया में क्यों फैला, इसके दो तीन कारण बताता हूं। एक सच्चर कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है, कभी नाम सुना है सच्चर कमेटी? SACHAR, सच्चर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मनमोहन सिंह के टाइम ये कमेटी की रिपोर्ट आई थी माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया में, जिसमें इन्होंने मुस्लिम के बारे में बताया कि इंडिया में मुस्लिम का क्या स्टेटस है। आज की डेट में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और दिक्कत और चैलेंज है वो है इलिटरेसी। बात समझ आ रही है? इलिटरेसी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब शायद जो है धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है देश में, वो भी पढ़ रहे हैं। बट सच्चर कमेटी की 2006 की ये रिपोर्ट थी जो ये बता रहा था कि बहुत ज्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साथ ही साथ मुस्लिम का जो है इलिटरेसी भी काफी ज्यादा है, लिटरेट नहीं है। तो जब इंसान भूखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो उसको डॉक्ट्रिनाइज करना, उसको रेडिकलाइज करना बहुत ईजी होता है। बात समझ आ रही है? उसको भड़काना बहुत आसान होता है, नहीं होता? समझो इस बात को, ये बात समझ आ रही है? इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज द टूल जो हर बीमारी का इलाज है, एंटीडोट है ये एजुकेशन। अगर एजुकेशन है ना तो आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम, चैलेंजेस आप कभी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन में कहीं भी देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसमें एजुकेशन हमेशा एक पॉइंट होगा। बात समझ आ रही है? ये बहुत बड़ा कारण है इलिटरेसी, काफी ज्यादा एजुकेशन कम होना, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होना। उस एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं इजीली डॉक्ट्रिनाइजेशन हो सकता है। तो एक रिलेटिव डेप्रिवेशन की फीलिंग आती है, एक वर्ड होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन, कि यार मेजोरिटी तो बहुत ज्यादा जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारी नहीं हो रही। तो एक रिलेटिव डेप्रिवेशन की फीलिंग को यूज किया जाता है टू इनडॉक्ट्रिनेट देम। बात समझ आ रही है? तो सबसे बड़ा कारण है ये। और दूसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रीजन इज ऑल्सो मेजर, पॉलिटिसाइजेशन, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो a major reason for the development or growth of the hinterland terrorism in India. प्रोपेगेंडा फैलाए गए, जैसे 2002 के अंदर जो है वो गुजरात राइट्स हुए थे, याद है? गुजरात में राइट्स हुए थे, ठीक है, मुस्लिम के खिलाफ जो है वो राइट्स हुए थे 2002 अहमदाबाद, गोधरा कांड, अगर किसी को याद हो, अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात इन जनरल अगर मैं बात करूं, मोदी जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो उस टाइम की जो वीडियोस है कि कैसे उनके ऊपर जो अटैक हुए, जो गोधरा कांड हुआ, वो जो वीडियोस है वो वीडियोस आज भी यूज की जाती है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें इसका बदला लेना है। उनको इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है। और वही वीडियोस को, अयोध्या वाली वीडियोस को, गोधरा कांड वाली वीडियोस को दिखा दिखाकर सोशल मीडिया पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं आज की डेट में, स्टिल डेट। सो दीज आर द टू मेजर रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर रीजंस ऑल्सो, कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, सोसाइटी में है, आप एलिनेशन है, सब है, वो सब मैं मानता हूं। बट टू मेजर रीजन अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो वो है, एक तो पॉलिटिसाइजेशन, वोट बैंक पॉलिसी, प्रोपेगेंडा, और दूसरा आपका रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन कौन सा है पॉलिटिकल के अलावा? रिलेटिव डेप्रीवेशन, समझ आई? इलिटरेसी, कुछ भी हो, जो भी तुमको क्लियर, ये बात समझ आई?
तो हमें इतना ही दिखना है। और इसी सिमी को बैन कर दिया गया और सिमी ने वापस रूप ले लिया 21st सेंचुरी में इंडियन मुजाहिदीन का। जो 1990s में सिमी था, उस सिमी का रूप हो गया इंडियन मुजाहिदीन। नाम भी देखो, IM, इंडियन मुजाहिदीन। अब देखो सिमी, सिमी में IM जो था ना, उसी से वापस नाम ले लिया गया। बात समझ आ रही है? ये SI हटा दिया और IM रख दिया, इंडियन मुजाहिदीन। ये बात समझ आई? फाइन विद दिस? क्लियर है ना? सो ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है। फाइन विद दिस? ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ IM आफ्टर सिमी बैन टू प्रोजेक्ट टेररिज्म एज ए इंडिजीनियस अराइजिंग फ्रॉम द एलिस्ड इल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स रेदर देन क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सरशिप। ये इल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम के कारण ये मेक इन इंडिया टेररिज्म बना है। ये इंडिया में ही बना है, इंडियन मुजाहिदीन। हालांकि इंडियन मुजाहिदीन भी अब बैन हो गया है, 2009 में इसको भी बैन कर दिया गया, बट आज भी इंडियन मुजाहिदीन कहीं ना कहीं एक्टिव है अंडरग्राउंड लेवल। तो ये मेक इन इंडिया टेररिस्ट है कि इल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम जो है वो इज अ मेजर रीजन बिहाइंड दी ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म। इसलिए कहते हैं कि आज की जो हम पीढ़ी है, हम तो एटलीस्ट ये इस तरीके की फीलिंग ना रखें। कई बार हम लोगों के अंदर भी इस तरीके की चीजें फीलिंग जो है जनरेट करने की कोशिश की जाती है पॉलिटिशियन से, वो बंटवारे की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हम तो पढ़े लिखे गवार ना हो। बात समझ आ रही है? क्योंकि इससे हो क्या रहा है, अगर हम किसी को अलग थलग भी कर दें, बात समझ रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, चाहे वो मणिपुरी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी हो, XYZ, अगर किसी को भी अलग थलग किया जाएगा तो उसमें इस तरीके की उसको रेडिकलाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और आज उसी का नतीजा है ये हिंटरलैंड टेररिज्म। बात समझ आई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। अब आ जाते हैं फैक्टर फ्यूलिंग दी टेररिज्म इन इंडिया। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है?